हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार खुशी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में किसके बारे में बताए थे? परपोषण के बारे में। और परपोषण 3 प्रकार के थे, उनको भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण को समझने वाले हैं बच्चे। प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है? तो आप इस प्रकाश संश्लेषण को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर इनके बारे में हम लिखा भी देंगे आपको, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। लिखने से ज्यादा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझे रहेंगे तो खुद से भी लिख लेंगे, ठीक है? तो समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और हम लिखा भी देंगे, आप लिख भी लीजिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहले प्रकाश संश्लेषण को समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता किसमें है? हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और खनिज लवण अवशोषित करते हैं, फिर उनके बाद वो अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन उनकी प्रक्रियाएं कैसे कैसे होती है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, ध्यान से इनको समझना है, प्रकाश संश्लेषण को, ठीक है? तो हम बना रहे हैं आपके लिए क्या? हरे पौधे। भले अच्छा ना बने, फिर भी समझने के लिए हम बना रहे हैं हरे पौधे। तो बच्चे, हरे पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। तो बच्चे, आपको समझना होगा, ये हो गया क्या? हरे पौधे। भले अच्छा ना बना हो, बट समझने का जरूरी है, अच्छा बने या ना बने। समझ में आ गया? हो गया। अब बनाते हैं हम एक चीज और, क्या? सूर्य। क्या बनाएंगे? सूर्य बनाएंगे। तो सूर्य बना देते हैं हम यहाँ पे, सूर्य भगवान बना दिए यहाँ पे, ये बना दिए हम सूर्य, ठीक है? ये है पौधे, वो है सूर्य। यहां से प्रकाश निकलेगा, ये प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है? बच्चे, आपको ध्यान देना है कि पत्ती में क्या होता है? पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। यहाँ लिखते हैं पत्तियों में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। आपको ये चीज समझ लेना है कि पत्तियां में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल के कारण ही ये हरे होते हैं, ठीक? अब देखिए, ये हो गया वायुमंडल, वातावरण, ठीक है? अगर हम कहें तो वातावरण से ये क्या करते हैं? वायुमंडल से ये क्या करते हैं? किसको अवशोषित करते हैं? ये वायु से प्राप्त करते हैं क्या? वायु से CO2, वायु से CO2 प्राप्त करते हैं। कौन? हरे पौधे वायु से CO2 प्राप्त करते हैं, ठीक है? और वायु से जब ये CO2 प्राप्त करते हैं, और यहाँ मिट्टी है,
और मिट्टी से ये क्या करते हैं, ये हो गया आपका मिट्टी, मिट्टी से ये क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। यहाँ से ये जल और खनिज लवण को भी अवशोषित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, जल अवशोषित करते हैं। ठीक है, या यहाँ जल अवशोषण लिख दिए, जल अवशोषित करते हैं। जल को अवशोषित करेंगे, फिर पत्तियां में क्लोरोफिल होती है, ये हो गया सूर्य प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश ऊर्जा देगी। फिर वायुमंडल से ये क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब इतनी उपस्थिति के कारण, ये तो पत्तियां हैं, इतनी उपस्थिति के कारण जब इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, जब ये सूर्य से प्रकाश ग्रहण करेगा, अगर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होता है, क्लोरोफिल प्लस जल, यहाँ लिखते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, फिर प्लस जल, जल भी अवशोषित कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फिर क्या होगा, ग्लूकोज और O2, ये तैयार करते हैं। अब अगर प्यारे बच्चे हम ये कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे क्या ग्रहण करते हैं, CO2 वातावरण से ग्रहण करते हैं, लेकिन ये मुफ्त क्या करते हैं, ये मुफ्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन O2 मुक्त करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है तो पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना बहुत जरूरी है। ये मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मनुष्यों को और जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भी एक जीव है। तो जीवों को ऑक्सीजन की जरूरी है और ऑक्सीजन पेड़ पौधे ही देते हैं, तो पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। क्या बच्चे ये प्रोसेसिंग, ये चीजें आपको समझ में आया कि हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश लेंगे, फिर वायुमंडल से CO2 लेते हैं, फिर जल को ग्रहण करते हैं, फिर वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल किसमें होती है, पत्ती में, ठीक है। और ये मिल करके फिर अपना जब भोजन तैयार करते हैं तो क्या प्रदान करते हैं, O2 प्रदान करते हैं। इसी प्रक्रिया को, ये जो सारी प्रक्रियाएं होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बच्चे ये समझाने के लिए था, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको लिखा देते हैं। ठीक है, अब चीजें हम आपको लिखा देते हैं। तो पहले आप तो लिखना पसंद करेंगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, तो हम भी आपको लिखा देंगे। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं वो लिख लेंगे। तो लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो लिखना है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो लिखेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन
पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, तो इस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण करने की जो क्षमताएं होती है ना, वो पौधे के हरे भाग में ही होता है। तो अगर हम कहें कि प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता तो हरे पेड़ पौधे में ही होगा, ऐसा नहीं है अगर पेड़ पौधे सूख गए हैं तो उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होगी, नहीं। जब पौधे हरे होंगे तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं हो सकती है। तो ये आप जानकारी के लिए यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट बना करके कि हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। बच्चे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब पौधे छोटे होते हैं तो उनके तने वाले भाग भी जो होते हैं, तने वाले भाग वो भी हरे होते हैं। तो जिस भाग में क्लोरोफिल हो, हरित वर्णक हो, तो वो भाग प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। उन भागों में ऐसी क्षमताएं हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कर सकता है। तो ये कभी नहीं सोचिएगा कि सिर्फ पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती है। अगर पौधे बहुत छोटे होते हैं, आप देखिएगा उनके तने भी हरे होते हैं। होता है या नहीं? होता है, जरूर होता है। तो उनके तने भी हरे होते हैं तो वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां भी क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल के कारण ही तो प्रकाश संश्लेषण संभव है। तो हरे पौधे जब छोटे होते हैं या बड़े होते हैं तो उनमें जब हरा हो तभी प्रकाश संश्लेषण संभव है, वरना नहीं तो संभव नहीं है। चलिए देखिए बच्चे, एक चीज और आपको ध्यान देना है। जैसे हम इससे पिछले क्लास में आपको बताए थे, एक पौधे होते हैं जो अमरवेल होता है। बच्चे, अमरवेल प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो इस प्रकार के पौधे क्या हो जाएंगे? परजीवी। तो इस प्रकार के पौधे परजीवी हो जाएंगे। अमरवेल भी एक पौधा है जो दूसरे पौधे पर अपना जीवन यापन करते हैं, आश्रित रहते हैं। तो वो अपना
भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमताएं नहीं होती है। अगर जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमताएं नहीं होती है, आप उस प्रकार के पौधे को क्या स्वपोषण या स्वपोषी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। उनको क्या कहेंगे? या तो परजीवी या मृतजीवी कहेंगे। हाँ, कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीजें आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। तो ध्यान दीजिए, हम लिखा देते हैं आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीजें आवश्यक है। तो स्टार लगाना और लिखना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए चार आवश्यक कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। चार आवश्यक कच्चे पदार्थों की या कच्चे पदार्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए चार आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, सेंटेंस अच्छा होना चाहिए। होते हैं, ठीक है। तो एक नंबर लिख लेते हैं या ए नंबर लगा लेंगे? ए नंबर लगा लेते हैं, तो ए नंबर, चलिए ए नंबर हो जाएगा। क्या क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सूर्य का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और बी नंबर में क्या हो जाएगा? बी नंबर देख लेते हैं। क्या? पर्णहरित या क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। तो क्या? पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो लिख लेंगे पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल। अब देखिए, अब किसका जरूरी है? सी नंबर। बताए थे आपको कि वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी जरूरी है। तो सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। और चौथे नंबर बताएंगे, कॉस्ट में यहाँ लिख देते हैं CO, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, CO2 लिख देंगे, वो भी हो जाए। डी नंबर क्या होगा? H2O और खनिज लवण, H2O, जिसको क्या कहते हैं? जल। H2O क्या होता है? H2O क्या? जल और खनिज लवण जो जड़ से अवशोषित करते हैं, मिट्टी से, जमीन से, तो इसको हम पोस्ट में जल लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा आप लोगों को समझने के लिए। तो H2O और खनिज लवण, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए किन पदार्थों की आवश्यकताएं होती है, क्वेश्चन भी पूछता है। तो सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और खनिज लवण भी, जल और खनिज लवण। इतनी बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
अब देखिए एक चीज और लिखा देते हैं, क्या, इसका समीकरण। इनका क्या होता है, समीकरण होता है, जो समीकरण भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि अगर इनकी उपस्थिति में अगर किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद क्या प्राप्त होता है, वो पूछ लेता है। समीकरण लिख लीजिए, लिखा देते समीकरण। समीकरण, समीकरण, तो समीकरण लिखेंगे, क्या होगा समीकरण, CO2 प्लस H2O, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये होता है, तो क्या होगा, प्राप्त क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, कभी कभी ये अकेला ऐसे भी पूछ देता है, तो क्या होगा, फिर प्राप्त होता है H2O प्लस O2। ध्यान दीजिए, अभी ये अधूरा है, अभी इसको क्या करना है, बैलेंस करना पड़ता है, जितना इस साइड है उतना इस साइड भी होना चाहिए, तो बैलेंस करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज, और कभी कभी पूछ भी लेता है, बैलेंस कर देते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा 12, ये क्योंकि वहाँ H12 है, यहाँ भी होगा, फिर C6 भी है, यहाँ भी होगा, ठीक है, इस साइड हो गया। अब उस साइड भी थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, क्या होगा, यहाँ होगा 6, इसको करेंगे H12 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी H12 है, H12 इनको करेंगे 6 दूना 12 H12, ठीक। फिर उनके बाद O2 यानी ऑक्सीजन को भी 6 करना है, क्योंकि इधर भी 6 है, वहां भी 6 है, हो गया क्या, हाँ हो गया। तो ये हो गया क्या, बैलेंस। अब इसमें किसको क्या कहेंगे वो लिख देते हैं, ऐसे आप लोग जानते होंगे इतना चीज तो आप लोगों को मालूम होगा, तो हम बता देते हैं। वो तो ग्लूकोज लिख दिए, वो क्या होगा, ये हो जाता है जल, ये हो गया जल आपका, ये हो गया आपका क्या, ऑक्सीजन। अब प्यारे बच्चे एक चीज ध्यान रखना है कि प्राप्त क्या होता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O उधर भी लिख दिया, जल, या लिखना कोई जरूरी नहीं, बस हो गया। ये हो गया आपका समीकरण, इनको जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो इनको याद रखिएगा इस समीकरण को, ठीक है। 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब बच्चे थोड़ा सा पॉइंट हम लिख लेते हैं, क्या होगा पॉइंट में, आप लिखते जाइए, दिखते जाएगा। आपको तो मालूम है ना, H2O क्या है, जल है, हो गया, चलिए क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ऊपर जो बताने के लिए था ना, जो ऊपर हम फिगर के साथ बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, तो इधर जितना भी है ना वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश
संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी कभी पूछेगा आपसे कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है वो कौन सी क्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया है, ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। क्या अगला पॉइंट लिखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है या बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, ऐसे लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। बच्चे याद रखिएगा, ये समीकरण का जो ये वाले पार्ट है ना, ये वाले पार्ट, तो यही है रासायनिक ऊर्जा। ये वाले पार्ट को हम विकिरण ऊर्जा कह देंगे और ये वाले भाग को हम क्या कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा। वही बात लिखा है, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं में विकिरण ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। ध्यान देना है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है तो भोजन किस रूप में संचित का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में भोजन इकट्ठे रहते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में। ठीक है, इतनी बातें पता हो गया। अब चलिए आगे वाले पॉइंट लिखना है। क्या प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन।
प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जब होती है तो पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लिख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वो लिख लेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बात हम ऊपर भी बताए थे और यहाँ भी लिखा दे रहे हैं। क्या बच्चे हमको एक बात बताइए, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं रात को हो सकती है? तो आपको अगर पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं शून्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं क्या रात को हो सकती है? नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं रात को भी होती है, तो आप क्या कहेंगे? नो। लिखना है, लिख लीजिए, हम लिखा दे रहे हैं। तो लिख लीजिए क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं दिन में होती है, रात में नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं दिन में होती है, परंतु रात को नहीं होती है। ऐसे लिख सकते हैं, दिन में होती है, रात में नहीं होती है। दिन में होती है, रात में नहीं होती है। रात में नहीं होती है। ठीक है, जानकारी के लिए, वैसे आप लोग इतना जानते होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक टॉपिक एक में खत्म कर लेंगे तो आप लोगों को भी समझने में अच्छा होगा और हमको भी ठीक रहेगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक बताएंगे तो, ठीक है। तो देख लेते प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वायुमंडल में क्या रहता है, ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है। हम बताए कि हम लोगों को पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना है, क्योंकि जीवों को ऑक्सीजन की बहुत जरूरी है। तो अगर पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो उनसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो संतुलनता है, संतुलन, वो बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो लिख लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की O2 की संतुलनता, ऐसे भी लिख सकते हैं, O2 की संतुलन बना रहता है। क्रिया के द्वारा वायुमंडल में O2 की यानी ऑक्सीजन की संतुलन बना रहता है, ठीक है। लिख लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वायुमंडल में O2 की संतुलन बना रहता है।
अब अगला बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अगर ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होंगी। अब एक चीज आपसे अगर पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो आप कहेंगे पत्तियों में, ठीक है। तो पत्तियों के अंगक इनको माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पत्तियों के अंगक कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो लिख लीजिए क्या होगा, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक या पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं प्रकाश संश्लेषी अंग एवं क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, या कहते हैं अंगक कहा जाता है। याद रखिएगा, पत्तियों को अंग, क्लोरोफिल को अंगक, जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इतनी बातें क्लियर। आगे बात कर ले, आगे क्या है। तो बच्चे ये सब जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट आप लिख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जो चीजें प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है, जो चीजें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होती है, वो सारी चीजें हम लोग पॉइंट में लिख रहे हैं, तो लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिखेंगे पत्तियों की बाहरी त्वचा में, अच्छा एक बात मालूम है आप लोगों को, पत्तियों में क्या होता है, रंध्र, स्टोमाटा होता है ना। तो लिखेंगे पत्तियों की बाहरी त्वचा में या पत्तियों में रंध्र, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टोमाटा। कभी कभी हिंदी में लिख के दे देता है, इसलिए लिखती है। रंध्र स्टोमाटा मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा, लिख लेंगे, इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2, रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है एवं O2 को छोड़ती है या O2 प्रदान करती है। तो ग्रहण करती है और O2 प्रदान करती है। तो CO2 ग्रहण करती है और O2 यानी ऑक्सीजन प्रदान करती है। लिख लिया। किसके
किसके कारण? अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 जो पौधे ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो कैसे ग्रहण करते हैं, फिर अगर ऑक्सीजन O2 देते हैं तो फिर वो कैसे देते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि जब पौधे की जो पत्तियां होती है उनमें क्या होता है, रंध्र होते हैं, स्टोमाटा, और रंध्र में जो छिद्र होते हैं, रंध्र छिद्र, उसी के द्वारा वो क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 को प्रदान करते हैं। इतने बात समझ में आ गया। अब आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण कौन रखता है, मतलब किसकी अहम भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अगर आपसे पूछे कि महत्वपूर्ण कौन है, अहम भूमिका किसकी होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, या क्लोरोफिल, या जल को देंगे, या CO2 को देंगे, किसको देंगे? तो वो चीज लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग, पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्या होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग कोई मायने नहीं रखता है, बस उनमें क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। हो गया, प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए बात आगे कर लेते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को, प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको कहा जाता है, वो चीज। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको कहते हैं? तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की इकाई, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको कहा जाता है? क्लोरोफिल को कहा जाता है, या क्लोरोफिल के अणुओं को कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्लोरोफिल की अणुओं को कहा जाता है। तो लिखेंगे क्लोरोफिल की अणुओं को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्लोरोफिल की अणुओं को कहा जाता है। अणुओं को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण की
इकाई किसको कहा जाता है? तो क्लोरोफिल के अणु को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। इतनी बातें याद रखिएगा जरूर। जो भी ये पॉइंट लिखा रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा कि बस ऐसा ही लिखा हुआ है, इनको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए एक चीज और लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं दो पार्ट में होता है, दो चरण में होता है, उनको बोला जाता है चरण। दो चरणों में संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं। तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं दो चरणों में होती है। यहां लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण की क्रियाएं, क्रियाएं दो चरणों में होती है। दो चरणों में संपन्न होती है, या होती है ऐसे भी लिख सकते हैं, बट संपन्न होती है। दो चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। तो पहला चरण क्या होता है? प्रकाशीय अभिक्रिया। पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया। तो पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा चरण क्या होता है? दूसरा चरण होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। देखिए यहाँ भी क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दो चरणों में होता है। यहाँ तो कुछ बात और ही हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं प्रकाशीय अभिक्रिया भी होगा, मतलब प्रकाश में भी होगा, और फिर अप्रकाशीय अभिक्रिया भी होती है, ठीक है, दोनों में होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे हिसाब से प्रकाश संश्लेषण में अब इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं पूछा जाना चाहिए। फिर भी बच्चे आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का अगर सपना है कि हाँ हम अच्छा करें, तो बच्चे आपके पास बुक भी होना बहुत जरूरी है। और आप अपने पास बुक भी रखा कीजिए और बुक को भी पढ़ा कीजिए, नोट्स बनाइए, खुद से बुक को पढ़िए और समझने का प्रयास भी कीजिए। अगर अच्छे बनना है, टॉपर बनना है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, तो बुक भी पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जितना लगा, जो पूछा जाना चाहिए हम चीजें बता दिए हैं। अब आपका भी कुछ काम बनता है कि आप भी बुक को पढ़ें, चीजों को रिवाइज करें, समझाने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण को उम्मीद करते हैं प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कोई और डाउट रहा होगा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो बच्चे एक चीज है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, कभी कभी शेयर भी मार दिया कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, नोट्स बनाएंगे और मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।